नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज के अंदर अपन ने चौहान राजवंश पढ़ लिया था और चौहान राजवंश कंप्लीट किया अपन ने। आज से अपन एक इतिहास स्टार्ट करेंगे और उस इतिहास का नाम है मेवाड़ का इतिहास। ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो मेवाड़ का इतिहास है यह विश्व का सबसे लंबा चलने वाला इतिहास है और मेवाड़ के इतिहास के अंदर से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बहुत प्रतापी शासक भी हुए हैं इसमें। और मेवाड़ का इतिहास समझने का मतलब है, अगर आपको मेवाड़ का इतिहास आसानी से समझ में आ गया तो आप आराम से मारवाड़, बीकानेर, आमेर वगैरह के इतिहास को भी आसानी से समझ सकते हैं। आज से अपन मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो, अपन बात करते हैं, इतिहास पढ़ेंगे अपन मेवाड़ का इतिहास। इतिहास पढ़ते हैं अपन मेवाड़ का इतिहास। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझते हुए इसको चलना है। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये आता है मेवाड़ के इतिहास में कि मेवाड़ कहते किसे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि मेवाड़ कहते किसे हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मेवाड़ की बात करते हैं तो मेवाड़ के अंदर अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ में बात करते हैं तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। भाई वर्तमान रूप से जिन जिलों को अपन शामिल करते हैं उनमें आपके मेवाड़ के अंदर उदयपुर आता है, राजसमंद आता है और आपके चित्तौड़गढ़ आता है। और संपूर्ण रूप से इसको जो मेवाड़ जिस टाइम पे था, मेवाड़ रियासत जिस टाइम पे बनी हुई थी उस टाइम की बात करते हैं तो इसके अंदर अपने बात करें तो भीलवाड़ा व प्रतापगढ़ भी क्या होता है, शामिल होता है। भीलवाड़ा व प्रतापगढ़ भी क्या है, शामिल है। यहीं पे मेवाड़ राजवंश रहा है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है दोस्तों, मेवाड़ कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर कौन सा राजवंश हुआ है तो उसकी बात करते हैं तो दोस्तों मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ पे राजवंश हुआ है गुहिल। यहाँ पे कौन सा राजवंश हुआ है, गुहिल राजवंश। कौन सा राजवंश हुआ दोस्तों, गुहिल राजवंश। इसी को बात करते हैं गहलोत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गहलोत कहा गया है। कई जगह इसको क्या कहा गया है, गहलोत कहा गया है। कई जगह इसको क्या कहा गया है, गहलोत कहा गया है दोस्तों। इसके बाद में बात करें, यही आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, सिसोदिया राजवंश। यही आगे चल के किस नाम से चलेगा आपके, सिसोदिया राजवंश। तो दोस्तों गुहिल बोल दो, गहलोत बोल दो, गहलोत बोल दो, सिसोदिया बोल दो, ये एक ही राजवंश है। हालांकि दो पार्टीशन में ये चलेगा, पहला गुहिल वंश और दूसरा सिसोदिया वंश। दो पार्ट में चलता है मेवाड़ का इतिहास। यह बहुत लंबा चलने वाला इतिहास है, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला इतिहास है। तो दो पार्टीशन में चलेगा, पहला गहलोत या गुहिल या गहलोत राजवंश, दूसरा आपके सिसोदिया राजवंश। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने तो इनकी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत देखते हैं। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति संबंधी मत, गुहिल राजवंश की उत्पत्ति संबंधी मत, ध्यान से समझना दोस्तों। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति संबंधी मत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने हैं अपने को, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में उत्पत्ति संबंधी आपके मत पूछ लेता है तो उन मतों को अपने देखेंगे। सबसे पहले मत आता है दोस्तों, एक व्यक्ति आता है अबुल फजल। एक व्यक्ति का नाम आता है अबुल फजल। देखो दोस्तों, अबुल फजल क्या कहता है, अबुल फजल के अनुसार गुहिल कौन थे, ध्यान समझना। अबुल फजल क्या कहता है कि गुहिल जो थे ईरान के बादशाह, ईरान के बादशाह नौशेरवा, ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान, ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान, आदिल की संतान मानते थे। ध्यान से समझना, पहला जो मत दिया गया है वो आपके अबुल फजल द्वारा दिया गया है। और अबुल फजल क्या कहता है कि ये ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल की क्या थे, संतान थे। तो कुल मिला के इनको क्या माना गया, एक तरीके से मुस्लिम माना गया है। इसके ऊपर अभी मैं चर्चा करूंगा किस प्रकार से इन्होंने आदिल, जो आपके आदिल नौशेरवा है या नौशेरवा आदिल है, इनकी संतान माना है। इसके ऊपर अपन परिचर्चा भी करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं तो एक दूसरा मत जो आता है आपके, वह मत है आपके D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। अब D.R. भंडारकर की बात करते हैं तो अपने जो D.R. भंडारकर साहब हैं, ये जो
आपके गुहिलों को मानते हैं तो ये अपना मत देते हैं ब्राह्मणवंशी। ये अपना मत क्या देते हैं? ब्राह्मणवंशी। ये अपना मत देते हैं ब्राह्मणवंशी। और ब्राह्मणों में भी इनको क्या मानते हैं? ब्राह्मणों में भी इनको क्या माना है इन्होंने? नागर। इन्होंने ब्राह्मणों में भी गुहिलों को क्या माना है? आपके नागर ब्राह्मण माना है। इसके बारे में भी अपन आगे परिचर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं भाई, पहला जो मत दिया गया है वो आपके अबुल फजल द्वारा दिया गया है। अबुल फजल जो हैं ईरान के बादशाह नौशेर व आदिल की संतान मानते हैं किनको? गुहिलों को। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति जो हैं डॉक्टर जो DR भंडारकर साहब हैं ब्राह्मणवंशी मत देते हैं और इनको क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। और ब्राह्मणों में भी क्या माना है? इनको नागर माना है। इसके अलावा बात करते हैं तीसरा मत, गौरी शंकर, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो गुहिल हैं इनको क्या माना है? सूर्यवंशी। ये सूर्य के जो वंशज हैं इनको मानते हैं। तो इन्होंने जो मत दिया है वो मत क्या दिया है? सूर्यवंशी। ध्यान समझना, अबुल फजल ईरान के बादशाह नौशेर व आदिल की संतान मानते थे। दूसरे व्यक्ति हैं DR भंडारकर, ये ब्राह्मणवंशी मत देते हैं। ब्राह्मणों में भी इनको क्या माना गया है? नागर माना गया है। तीसरे मत की बात करते हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और ये इनको क्या मानते हैं दोस्तों? सूर्यवंशी मानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, देखो कर्नल जेम्स टॉड ने, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो इन्होंने अपना मत ही क्या दिया है? विदेशी मत दिया है। इन्होंने क्या मत दिया है? राजपूतों के लिए, सभी के लिए इन्होंने क्या माना है? विदेशी मत माना है। कर्नल जेम्स टॉड एक ऐसे इतिहासकार रहे हैं जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। यह राजपूतों के लिए क्या करते हैं? अपना मत रखते हैं। और वो क्या मानते हैं? इनको विदेशियों की संतान मानते हैं। तो चार मत आते हैं। अबुल फजल ईरान के बादशाह नौशेर व आदिल की संतान मानते थे। DR भंडारकर साहब ब्राह्मणवंशी मत देते हैं और नागर ब्राह्मण मानते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो साहब हैं वो सूर्यवंशी मानते हैं। और आपके कर्नल जेम्स टॉड इनको क्या मानते हैं? अपना विदेशी मतें देते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड। बात किसकी कर रहा हूं? आपके कर्नल जेम्स टॉड। गुरु ज्ञानचंद्र मंडल के अनुसार, गुरु ज्ञानचंद्र मंडल के अनुसार, मंडल के अनुसार गुहिलों की 24 शाखाओं का, 24 शाखाओं का वर्णन करता है। 24 शाखाओं का क्या करता है दोस्तों? वर्णन करता है। ध्यान समझना, कर्नल जेम्स टॉड विदेशी मत हैं और इन्होंने गुरु ज्ञानचंद्र मंडल के अनुसार गुहिलों की कितनी शाखाएं बताइए दोस्तों? 24 शाखाओं का क्या किया है? आपके वर्णन किया है। इसके अलावा एक मत और देखते हैं और ये मत आता है आपके मुहणोतनैंशी। दोस्तों ध्यान समझना, ये मत दिया है आपके मुहणोतनैंशी, जिसको राजपुताने का क्या कहा गया है? अबुल फजल कहा गया है। देखो मुहणोतनैंशी जो हैं गुहिलों को आदि रूप में, मुहणोतनैंशी जो हैं गुहिलों को आदि रूप में ब्राह्मण, भाई दोस्तों क्या मुहणोतनैंशी जो है आदि रूप में क्या करते हैं? इनको ब्राह्मण मानते हैं। तथा जानकारी के रूप में, जानकारी के रूप में इनको क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। जानकारी के रूप में इनको क्या मानते हैं दोस्तों? क्षत्रिय मानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मुहणोतनैंशी की। तो मुहणोतनैंशी ने अपनी ख्यात, मुहणोतनैंशी ने अपनी ख्यात की बात करता हूं मैं। मुहणोतनैंशी ख्यात मैंने आपको बताया था। अपनी ख्यात कौन सी है इसकी? मुहणोतनैंशी ख्यात के अंदर मुहणोतनैंशी अपनी ख्यात में गुहिलों की, अपनी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का, 24 शाखाओं का वर्णन करता है। गुहिलों की 24 शाखाओं का क्या करता है? वर्णन करता है। आगे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है, मेवाड़ के शासकों को, मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। हिंदुआ सूरज कहा जाता है।
ध्यान से देखना दोस्तों, एक बार वापस से देखते हैं। मैंने आपको बताया मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट किया है, तो मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है मेवाड़ कहते किसे दोस्तों। तो मेवाड़ जो कहते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, आपके मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ में एक राजवंश हुआ है, उस राजवंश को अपन क्या कहते हैं, गुहिल कहते हैं, गहलोत कहते हैं, गहलोत कहते हैं। ठीक है, जो अपने डिंगल और पिंगल है, जो भाषा है, भाषा साहित्य है, उसके हिसाब से इनके नाम गहलोत, गहलोत वगैरह हो गए। और आगे चल के दूसरे पार्टीशन में क्या होता है, ये सिसोदिया होता है। सिसोदिया शाखा कैसे प्रचलित हुई उसको भी अपन देखेंगे आगे। सबसे पहले मेवाड़ में कौन सा राजवंश हुआ है, इस बात का अपने को ज्ञान होना चाहिए। तो गुहिल, गहलोत, गहलोत या सिसोदिया राजवंश हुआ दोस्तों। इस राजवंश की बात करते हैं तो जो गुहिल राजवंश है, गुहिलों की जो उत्पत्ति हुई है, उसके संबंध में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपने मत देते हैं। एक इतिहासकार जो आपके आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल जो हैं गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान मानते थे। देखो इसका एक कारण है, जब अपने विश्व इतिहास पढ़ते हैं या भारत इतिहास पढ़ते हैं या राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, कोई सा इतिहास पढ़ो दोस्तों, ध्यान से समझना, पूरे विश्व इतिहास में, पूरे विश्व इतिहास में केवल 2 राजवंश, सिर्फ और सिर्फ कितने राजवंश, 2 राजवंश ऐसे हुए हैं जिनके अंदर सूर्य नमस्कार का प्रचलन था। जिनके अंदर क्या था, सूर्य नमस्कार का क्या था, प्रचलन था। उनमें से एक था आपके कौन, नौशेरवा आदिल, इनका वंश, और दूसरा वंश है अपने मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश में भी सूर्य नमस्कार का क्या था, प्रचलन था। ध्यान समझना दोस्तों, जब यहां पे भी सूर्य नमस्कार का प्रचलन है और यहां पे भी सूर्य नमस्कार का प्रचलन है, उसी के आधार पे अबुल फजल ने क्या बता दिया, नौशेरवा आदिल की संतान या मुस्लिम बता दिया कि इनको आपके मेवाड़ के राजवंश जो राजा हुए हैं, गुहिल राजवंश हुआ है उनको। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ध्यान रखना, मेवाड़ के जो राजा थे बिल्कुल कट्टर हिंदू थे। मेवाड़ के जो राजा थे बिल्कुल कट्टर हिंदू थे, ध्यान रखना। और जो ये मत है यहीं पे आके क्रॉस हो जाता है, यहीं पे आके ये मत क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके अलावा ये ब्राह्मण वंशी मत कुछ हद तक सही है, इसको भी अपन देखेंगे। तो जो DR भंडारकर साहब है ये ब्राह्मण वंशी मत बताते हैं, और ब्राह्मणों में भी क्या बताते हैं, इनको नागर बताते हैं। इसके आगे चलते हैं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को क्या बताते हैं, सूर्यवंशी बताते हैं। क्या बताते हैं दोस्तों, सूर्यवंशी। इसके आगे बढ़ते हैं, कर्नल जेम्स टॉड राजपूताने के सभी राजपूतों को क्या बताता है, ये विदेशी मत देता है, विदेशियों की संतान बताता है। और गुरु ज्ञानचंद्र मंडल के अनुसार इसने कितनी शाखाएं बताई है दोस्तों, 24 शाखाएं बताई है, किसकी, आपके गुहिलों की। इसके अलावा एक व्यक्ति आता है मूनोत नैन्सी, जिसे राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। इन्होंने आदि रूप ब्राह्मण माना है, भाई कुछ रूप में इनको ब्राह्मण माना है, और जानकारी से इनको क्या मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, मूनोत नैन्सी ने अपनी ख्यात, मूनोत नैन्सी ख्यात नामक ग्रंथ के अंदर क्या किया है, गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है दोस्तों, 24 शाखाओं का अलग अलग वर्णन करता है मूनोत नैन्सी। उनको अलग अलग राजपूताना में जिन जिनकी जो जो शाखाएं वर्णन करता है, वो अलग अलग जब इतिहास पढ़ेंगे वहां पे इसका जिक्र भी करेंगे। तो ये 24 शाखाएं बताता है कौन से राजवंश की, गुहिल राजवंश की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम बार बार पूछा भी जाता है कि कहां किस राजवंश के शासकों को क्या कहा जाता है, हिंदुआ सूरज कहा जाता है। तो मेवाड़ के शासकों को दोस्तों क्या कहा जाता है, हिंदुआ सूरज कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों, अपन ने अभी मेवाड़ के इतिहास के अंदर जो गुहिल राजवंश है वो राजवंश स्टार्ट किया है, और गुहिल राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस इतिहासकार द्वारा क्या मत दिया गया है, क्या माना गया है, वो अपन ने देखा है। अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं मेवाड़ को, इतिहास को। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। अपन ने मत देख लिए हैं और मत के बाद की आगे की परिचर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, इसका सबसे पहले नाम था शिवी जनपद। सबसे पहले इसको क्या कहा गया दोस्तों, शिवी जनपद। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर बताने जा रहा हूं। इसी मेवाड़ को सबसे पहले किस नाम से प्रचलन में था ये नाम, तो शिवी जनपद। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, शिवी जनपद किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ रियासत जो है उसको शिवी जनपद कहा जाता है। देखो दोस्तों, जब ये शिवी जनपद था उस टाइम पे इसकी राजधानी क्या थी, ध्यान से समझना। जब ये शिवी जनपद था उस टाइम पे इसकी राजधानी क्या थी, ध्यान समझना। इसकी राजधानी उस टाइम पे माध्यमिका, इसकी राजधानी क्या थी उस टाइम पे दोस्तों, माध्यमिका। ध्यान समझना, इसी माध्यमिका को वर्तमान में हम चित्तौड़ कहते हैं या चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। इसी शिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी, और माध्यमिका को अपन किस नाम जानते हैं, चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी शिवी जनपद का आगे चल के नाम क्या हो गया, प्रागवाट। इसी शिवी जनपद का आगे चल के नाम क्या हो गया, प्रागवाट।
फिर इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, मेदपाटन। इसका नाम क्या हो गया, मेदपाटन। मेर अथवा मीणा जाति का अधिकार क्षेत्र होने के कारण इसका क्या नाम पड़ गया था, मेदपाटन। इसके बाद में इसका आगे चल के नाम क्या हो गया, मेवाड़। आगे चल के इसका नाम क्या हो गया, मेवाड़। ध्यान से समझना दोस्तों, सबसे पहले था इसका नाम शिवी जनपद, शिवी जनपद से इसका नाम हो गया है प्रागवाड़, प्रागवाड़ से इसका नाम हो गया है मेदपाटन, और मेदपाटन से इसका नाम क्या हो गया है, मेवाड़। मेवाड़ की बात करते हैं तो मेवाड़ पर सर्वप्रथम अधिकार, ध्यान से समझना दोस्तों, मेवाड़ पर सर्वप्रथम अधिकार, और सर्वप्रथम अधिकार था मौर्य वंश का, सर्वप्रथम अधिकार था मौर्य वंश का। ध्यान से समझना दोस्तों, मौर्य वंश का एक वंशज था, मौर्य वंश का एक वंशज है, और उस वंशज का नाम है चित्रांग या चित्रांगद मौर्य, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उस दुर्ग का नाम क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है दोस्तों। ध्यान से समझना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करेंगे। कुछ मैं चित्तौड़गढ़ की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो अभी आपको बताता हूं, उसके बाद में मैंने पहले बताया था अलग से अपन जब दुर्ग पढ़ेंगे वहां पे इनका विस्तृत रूप से अपन क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से आते भी हैं, क्योंकि यह विश्व धरोहर के अंदर शामिल दुर्गों में से एक है। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कम से कम 2 क्लास लगेगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ने के अंदर, तो आसानी से इसको पढ़ेंगे। अभी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो यह दुर्ग है गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, गिरि दुर्ग। इसके अलावा इसके निर्माण की बात करते हैं, इसके निर्माण की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करेंगे, तो निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले निर्माण की जो बात करते हैं तो एक तो माना गया है इसका आंसर चित्रांग मौर्य। एक तो क्या माना गया है इसका, चित्रांग मौर्य। एक तो क्या माना गया है आंसर, चित्रांग मौर्य। और ये जो चित्रांग मौर्य जो नाम बताया गया है ये किसके अनुसार बताया गया है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। ध्यान से समझना दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, चित्रांगद मौर्य, चित्रांग मौर्य ने। और इसके अलावा बात करते हैं, अगर यहां नाम आता है चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य, एक ग्रंथ आता है कुमारपाल प्रबंध, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसके निर्माता कौन है, चित्रांगद मौर्य। इसका निर्माण कब हुआ था, 8वीं शताब्दी में। निर्माण कब हुआ है, 8वीं शताब्दी में। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, चित्रकूट पहाड़ी पे स्थित है। ये दुर्ग कहाँ पे है, चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित, चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित। इसके अलावा दोस्तों इसकी बात करते हैं तो यह दुर्ग आपके मेसा के पठार पर स्थित, मेसा के पठार पर स्थित। यह किस पे स्थित है, मेसा के पठार पे। और अगर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज हो तो 616 मीटर ऊंचा है आपके मेसा का पठार। इसके अलावा बात करते हैं गंभीरी व बेड़च नदी, गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित, गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित। इसके अलावा बात करते हैं तो संत रैदास की छतरी यहीं पे, संत रैदास की छतरी यहीं पे। तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। इसके अलावा बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति, आकृति इसकी कैसी है, मीनाकार। आगे बात करते हैं, इसी दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा गया है, दुर्गों का सिरमौर कहा गया है। ठीक है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़ैया, बहुत सारी बातें हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा लिविंग फोर्ट आपके सोनारगढ़ है। तो इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो अपन पढ़ते हैं। नवलखा बुर्ज है, नवलखा भंडार है, ठीक है, यहीं पे 3 शाखे होते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए
कि शिवी जनपद का नाम बदल के क्या हो गया दोस्तों, प्रागवाट हो गया। प्रागवाट से इसका नाम बदल के क्या हुआ दोस्तों, मेघपाटन हुआ। मेघपाटन से इसका नाम बदल के क्या हुआ, मेवाड़ हुआ। और मेवाड़ पर सर्वप्रथम अधिकार किसका है, मौर्य वंश का है। किसका है दोस्तों, मौर्य वंश का। मौर्य वंश का एक वंशज था दोस्तों, उस वंशज का नाम है चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य। इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। वो दुर्ग कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों, मीनाकार है, गिरि दुर्ग है। इसका निर्माण की बात करें वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्रांग मौर्य और आपके कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांगद मौर्य इसके क्या है, निर्माता है। निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ है। चित्रकूट पहाड़ी पे स्थित है, मैसा के पठार पे स्थित है। चित्रकूट तो पहाड़ी है और मैसा के पठार पे स्थित है। मैसा का पठार कितना है, 616 मीटर इसकी ऊंचाई है। गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। दो नदियां हैं, गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। संत रैदास की छतरी यहीं पे है। तुलजा भवानी का मंदिर यहीं पे है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। नवलखा बुर्ज यहीं पे है। नवलखा मंदिर यहीं पे है। और बहुत सारी बातें हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो अपन डिटेल में जब दुर्ग पढ़ेंगे वहां पे इसका अध्ययन करेंगे। अभी अपन देखते हैं, ये राजवंश अपने से रिलेटेड नहीं है लेकिन इसको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि इस मेवाड़ पर सर्वप्रथम अधिकार कौन से वंश का है दोस्तों, मौर्य वंश का। अब देखते हैं अपना गुहिल राजवंश, ध्यान से समझना। देखो बात करते हैं गुहिल राजवंश की, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और वो बात आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो दोस्तों, एक जगह बात करते हैं वल्लभी, एक जगह की बात करता हूं मैं, वल्लभी। वल्लभी आपके पड़ता है गुजरात में। वल्लभी कहां पे पड़ता है, आपके गुजरात के अंदर पड़ता है। वल्लभी कहां पे पड़ेगा दोस्तों, गुजरात में। यहां पे एक व्यक्ति रहा करता था, उस व्यक्ति का नाम है शिलादित्य। उस व्यक्ति का नाम क्या था, शिलादित्य। देखो दोस्तों, बात करते हैं लगभग 524 ईसा पूर्व की, ईस्वी की बात है, सॉरी 524 ईस्वी की बात है। शिलादित्य की बात करते हैं। इस टाइम पे खूब विदेशी आक्रमण हुए थे। उनमें हुनों का आतंक सबसे खतरनाक था। किसका आतंक सबसे खतरनाक था, हुनों का आतंक खतरनाक था। और ऐसा बताते हैं कि हुनों ने इस शिलादित्य के संपूर्ण वंश को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। इसके संपूर्ण वंश को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन ध्यान समझना दोस्तों, इस ऐसा भी बताया गया है कि इस शिलादित्य की एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था पुष्पावती। उसकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। ध्यान समझना दोस्तों, ये जो पुष्पावती है, ये पुष्पावती गई हुई थी कहाँ पे, अंबे भवानी। कहाँ पे गई हुई थी, अंबे भवानी के मंदिर गई हुई थी, तीर्थ पे गई हुई थी। अंबे भवानी का मंदिर भी कहाँ पे, आपके गुजरात में है। तो यहाँ पे तीर्थ के लिए गई हुई थी। अब जब अंबे भवानी के तीर्थ के लिए पुष्पावती गई हुई थी, जब यहाँ पे गई हुई थी, उस टाइम पे ये क्या थी, गर्भवती थी। उस टाइम पे क्या थी, ये गर्भवती थी। दोस्तों ध्यान समझना, जब ये गर्भवती थी तो अब इसको, जब ये गर्भवती रहती है तो इसको एक गुफा के अंदर, ध्यान समझना, गर्भवती थी तो इसको एक गुफा के अंदर किसकी प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसको किसकी प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। गुफा में पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको पुत्र का नाम गुहादित्य, गुहिलादित्य, गुफादित्य, गुफा का ही पर्यायवाची है, गुहादित्य, गुहिलादित्य कहा गया। तो ध्यान समझना, वापिस समझा रहा हूं। शिलादित्य है, शिलादित्य 524 ईस्वी के अंदर निवास करता था। 524 ईस्वी के लगभग की बात है। वल्लभी गुजरात में निवास करते थे। हुनों द्वारा शिलादित्य मारा गया था। शिलादित्य की जो पत्नी थी वो पुष्पावती थी। यह अंबे भवानी जो मंदिर है वहां पे तीर्थ के लिए गई हुई थी। यह मंदिर भी कहाँ पे पड़ता है, आपके गुजरात में पड़ता है। जब ये यहाँ पे घूमने गई हुई थी, तीर्थ के ऊपर गई हुई थी, उस टाइम पे ये क्या थी, गर्भवती थी। अब हुनों को जब पता चला कि इसकी पत्नी क्या है, गर्भवती है, तो इन्होंने इनको ढूंढना प्रारंभ कर दिया। तो इसने एक गुफा के अंदर शरण ली और वहीं पे अपने को एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम यहीं गुफा में पुत्र होने के कारण क्या रखा गया, गुहादित्य या गुहिलादित्य रखा गया था। क्या रखा गया था, गुहादित्य या गुहिलादित्य रखा गया था। ध्यान समझना दोस्तों, अब जब हुनों को पता चला कि इसके पुत्र है तो उन्होंने इसको ढूंढना प्रारंभ किया। तो ध्यान समझना दोस्तों, ये जो गुहादित्य है, ये 3 वर्ष की आयु के अंदर इसको क्या कर दिया गया, ब्राह्मणों को सुपुर्द कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, ब्राह्मणों को सुपुर्द कर दिया गया और ब्राह्मणों द्वारा इसकी क्या की गई, परवरिश की गई। इसलिए कुछ जो इतिहासकार के अपन ने बात करी थी कि इसको ब्राह्मण वंशी माना गया है। डी.आर. भंडारकर जो मत है यहाँ पे कुछ हद तक क्या होता है, सही साबित होता है। यहाँ पे कुछ हद तक क्या हो जाता है, सही साबित हो जाता है कि ये ब्राह्मण वंशी था। तो यहाँ पे इसकी जो परवरिश की जाती है, उसके बाद में यही गुहिलादित्य आके यहाँ पे क्या करता है, गुहिल राजवंश की स्थापना करता है। तो अभी इसको देखेंगे अपने। और
अपने को ये समझना भी है। तो मैंने आपको बताया है अभी, वल्लभी में आपके शिलादित्य थे, 524 ईस्वी के लगभग हुणों द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी पत्नी जो पुष्पावती थी वो अम्बे भवानी मंदिर गुजरात के अंदर तीर्थ के लिए गई हुई थी, यह गर्भवती थी। तो जब हुणों को इस बात का पता चला कि इसकी पत्नी जिंदा है, पूरे वंश को खत्म कर दिया था, पत्नी जिंदा है, तो उसको ढूंढते हैं। तो ये गर्भवती थी, तो ये गुफा में एक शरण लेती है और वहीं पे एक पुत्र को जन्म देती है। उस पुत्र का नाम गुफा में जन्म लेने के कारण गुहादित्य या गुहिलादित्य रखा गया था। बाद में इसको 3 वर्ष की आयु में क्या कर दिया गया, ब्राह्मण के सुपुर्द कर दिया गया, ताकि वो इसके क्या कर सके, परवरिश कर सके। इसलिए ही D.R. भंडारकर साहब जो हैं इसको क्या मानते हैं, ब्राह्मण वंशी मानते हैं। अभी आगे इसको देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, ध्यान समझना। 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में गुहिलादित्य नामक व्यक्ति ने, गुहिलादित्य नामक व्यक्ति ने गुहिल वंश की स्थापना की, गुहिल वंश की स्थापना की या गुहिल वंश की नींव रखी। ध्यान समझना, गुहिलादित्य नामक व्यक्ति ने क्या कर दी थी, अपने मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की नींव रखी थी। इस गुहिलादित्य के पिता की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसके पिता का नाम था शीलादित्य, इसके पिता का नाम था शीलादित्य। इसकी माता की बात करते हैं, इसकी माता का नाम था पुष्पावती, इसकी माता का नाम था पुष्पावती। ध्यान समझना, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुहिल वंश के संस्थापक कौन है, तो गुहिल वंश के संस्थापक कौन है, आपके गुहिलादित्य हैं, ठीक है, गुहादित्य है, एक ही बात है। इनके पिता जो है शीलादित्य है, इनकी माता जो है पुष्पावती है। और गुहिल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 566 ईस्वी में गुहिलादित्य नामक व्यक्ति ने गुहिल वंश की क्या कर दी थी, नींव रख दी थी और गुहिल वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो एक इसका वंशज आता है दोस्तों, इसका एक वंशज आता है, ध्यान से समझना। उस वंशज का नाम था कालभोज, उस वंशज का नाम था कालभोज। ध्यान से समझना, बात करते हैं कालभोज। कालभोज के पिता, कालभोज के पिता की बात करते हैं तो इसके पिता का नाम था नागादित्य, इसके पिता का नाम था नागादित्य। अब कुछ दंत कथाएं हैं, उन दंत कथाओं के आधार पर प्रचलन है, उन दंत कथाओं की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये जो कालभोज था ये हारित ऋषि का शिष्य था दोस्तों। यह किसका शिष्य था, हारित ऋषि का शिष्य था। यह क्या था, हारित ऋषि का शिष्य था और गाय चराता था। और क्या चराता था, गाय चराता था। ध्यान से समझना, यह हारित ऋषि का शिष्य था और क्या चराता था दोस्तों, गाय चराता था। इस कालभोज को एक उपाधि प्राप्त थी, इस कालभोज को एक क्या थी, उपाधि प्राप्त थी, और वो उपाधि है बप्पा की। ध्यान समझना, कुछ दंत कथाओं में यह कहा गया है कि इसका नाम बप्पा रावल था। इसको कालभोज या कालशोक, मतलब काल को जीतने वाला, कालशोक की उपाधि थी। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग दंत कथाएं जुड़ी हुई है, कुछ बप्पा रावल की उपाधि मानते हैं, कुछ इसको कालभोज की उपाधि मानते हैं। तो अब देखो, कालभोज की उपाधि हो चाहे बप्पा रावल की उपाधि हो, दोनों नाम ध्यान रखने हैं अपने, कालभोज और बप्पा रावल। तो इस कालभोज का नाम ही क्या हो गया दोस्तों, बप्पा रावल। इस कालभोज का नाम क्या हो गया था, बप्पा रावल। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका नाम क्या हो गया, बप्पा रावल। आगे समझते हैं। देखो, यहाँ पे दो विचार निकल के आते हैं कालभोज की, यहाँ पे कालभोज के दो विचार निकल के आते हैं और दोनों विचार आपके सामने प्रकट करता हूँ मैं कि इसकी शारीरिक स्थिति और इसकी मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति, दो विचार निकल के आते हैं। तो इसकी मानसिक स्थिति की बात करते हैं तो ये क्या था, थोड़ा सा विक्षिप्त था। इसकी मानसिक स्थिति की अपन बात करते हैं, थोड़ा विक्षिप्त था और नॉर्मली जो बिहेवियर था अलग था इसका, तो ज़्यादा दिमाग नहीं था। इसके अलावा इसकी शारीरिक स्थिति की बात करते हैं तो बहुत ताकतवर शासक था। लगभग 8 फीट लंबा था। कितने फीट लंबा था ये, 8 फीट लंबा था। 300 केजी का इसमें वजन था दोस्तों। कितने केजी का वजन था, 300 केजी का इसमें वजन था। 52 हाथ की धोती पहनता था। कितने हाथ की, 52 हाथ की ये धोती पहनता था। इसके अलावा 40 मन की इसकी क्या थी, खड़ग थी। इसकी खड़ग जो थी कितने मन की थी, 40 मन की खड़ग थी। और ऐसा बताते हैं कि यह एक बार में 2 कच्चे बकरे खा जाता था। 2 कच्चे बकरे एक साथ क्या कर सकता था, ये खा सकता था। इसकी जो शारीरिक स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, 8 फीट लंबा है, 300 केजी का वजन है, 52 फीट की ये धोती पहनता है। इसके अलावा
40 मन के लगभग की एक खड़ग तलवार पकड़ता था। इसके अलावा बात करते हैं तो 2 बकरे आसानी से ये कच्चे खा सकता था, कच्चा मांस खा सकता था आसानी से। इतना ताकतवर व्यक्ति का था कौन? आपके बप्पा रावल। तो बप्पा रावल की बात करते हैं, इसके पिता का नाम नागादित्य है, हारित ऋषि का ये शिष्य था। इसके अलावा बात करते हैं गाय चराता था। क्या चराता था? गाय चराता था। ये राजस्थान पुलिस में आया भी था क्वेश्चन, राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जो गाय चराता था? तो ये कौन शासक है? आपके कालभोज या बप्पा रावल गाय चराते थे। तो देखो दोस्तों, आगे चल के हुआ क्या, इसको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इधर इस चित्रांगद मौर्य का एक वंशज था दोस्तों, इधर इस चित्रांगद मौर्य का एक वंशज था। उस वंशज का नाम है मानमौरी। इस वंशज का नाम है मानमौरी। अब देखो, कुछ दंत कथाएं जुड़ी हैं, अलग अलग 2 दंत कथाएं हैं, उनके बारे में बताता हूं आपको। ये जो बप्पा रावल है, ये बप्पा रावल हारित ऋषि का शिष्य था। तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से इसने क्या किया था दोस्तों? भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। आगे मैं बताऊंगा। अभी इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि हारित ऋषि का शिष्य था, हारित ऋषि के आशीर्वाद से इसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और शंकर के प्रसन्न होने के बाद में ऐसा बताते हैं कि भगवान शंकर ने इसको राजयोग का क्या किया था? आशीर्वाद दिया था। कुछ इतिहासकार तो ये बात रखते हैं। कुछ जो दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं वो आपके सामने बताता हूं कि ऐसा बताते हैं कि जो कालभोज है, इसके गुरु जो हारित ऋषि थे, हारित ऋषि का इस पृथ्वी पर से क्या हो गया था? समय पूरा हो गया था, और हारित ऋषि देवलोक या जो दूसरे लोक है उसको प्रस्थान करने वाले थे। तो ऐसा बताते हैं, सिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे। तो इन्होंने किसको बुलाया? कालभोज को अपने पास बुलाया था, और उसको बोला था कि बेटा, कल सुबह इतने बजे के इतने टाइम पे मैं क्या करूंगा? प्रस्थान करूंगा, तू मेरे पास आ जाना, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा करके जाऊंगा। तो ऐसा बताते हैं कि दूसरे दिन, अब देखो, व्यक्ति को जब खुशी होती है, या तो दुख हो या खुश हो, तो उसको नींद नहीं आती, तो इसको रात को लेट तक तो नींद नहीं आई। खुश था तो नींद नहीं आई, और सुबह की नींद अच्छी होती है, तो सुबह इसको जब नींद आई तो टाइम पे इसकी नींद खुली नहीं। तो जब नींद खुली तो इसको पता चला कि टाइम तो निकल चुका है, और हारित ऋषि प्रस्थान कर रहे थे। ये भागता भागता वहां पे जाता है, दौड़ता दौड़ता वहां पे पहुंचता है, और देखता है कि हारित ऋषि तो क्या कर रहे हैं? प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये अपने गुरु को क्या करता है? आवाज लगाता है कि गुरुजी रुकिए आप। तो गुरु देखते हैं, हारित ऋषि देखते हैं कि शिष्य आ चुका है, तो उन्होंने विमान को वहीं रोक दिया, और विमान को रोक के अपने शिष्य से बोलते हैं कि बेटा, तू क्या हो गया है? लेट हो गया है। तू क्या हो गया है? लेट हो गया है। अगर तू टाइम पे आता तो क्या पता मैं तेरे को क्या कर देता? अमर कर देता। अगर तू टाइम पे आ जाता तो मैं तेरे को क्या कर सकता था? अमर कर देता। लेकिन तू क्या हो गया? अब लेट हो चुका है। तू क्या हो चुका है? अबे लेट हो चुका है। तो कालभोज जो बोलता है गुरु से, अपनी जो मंतव्य है वो स्पष्ट करता है कि हे गुरुदेव, आप तो जानते हैं मैं भी मानव ही हूँ, और मानव स्वभाव है, तो आप कि मैंने इतनी सेवा की, आप कुछ तो मेरे लिए करके जाइए। तो हारित ऋषि से काफ़ी प्रसन्न थे, क्योंकि हारित ऋषि किसने काफ़ी क्या की थी? सेवा की थी। अब काफ़ी सेवा की है, अच्छी सेवा की थी। तो हारित ऋषि ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं है, अब तू आ ही गया तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर से कुछ डालता हूँ, अगर ये तेरे मुंह में गिर गया तो क्या हो जाएगा? तू अमर हो जाएगा। और अगर ये चीज़ नीचे डलती है, नीचे गिरती है ज़मीन पे, तो जिस ज़मीन के ऊपर तू क्या करेगा, ये चीज़ गिरेगी, उस ज़मीन, उस धरती पे क्या हो जाएगा? तेरा अधिकार हो जाएगा। तो ऐसा बताते हैं दोस्तों, वो जो चीज़ डाली वो नीचे गिरी, और नीचे गिरते ही इसको आशीर्वाद मिल गया, उस जगह का राजयोग का आशीर्वाद मिला। दूसरी दंत कथा ये है, और जैसे ही इसको भगवान शिव या हारित ऋषि का जो आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद का इसने मौके में फ़ायदा उठाया। और ऐसा बताते हैं, इस बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में आक्रमण कर 734 ईस्वी में आक्रमण कर पराजित किया। किसको पराजित कर दिया दोस्तों? इधर पराजित कर दिया है किसको? मानमौरी को। इस आक्रमण की जो जानकारी है वो आपके वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मिलती है। इसकी जो जानकारी है, एक ग्रंथ है, आगे पढ़ेंगे, कविराज श्यामलदास, उनका एक ग्रंथ है वीर विनोद ग्रंथ, एक ग्रंथ है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आगे जब कुंभा में पढ़ाऊंगा वहां पे बात भी करेंगे। कविराज श्यामलदास का ये ग्रंथ है, कविराज श्यामलदास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार इस बात की जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल या कालभोज ने 734 ईस्वी में आक्रमण करके चित्रांगद मौर्य के वंशज मानमौरी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और निश्चित रूप से, परफेक्ट रूप से, स्थायी रूप से गोहिल वंश की क्या कर दी थी? नींव रख दी थी। इसीलिए दोस्तों बप्पा रावल को कहते हैं गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। बप्पा रावल को क्या कहते हैं? गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, गोहिल वंश का
वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है दोस्तों? तो वो कहा गया है आपके बप्पा रावल को। ध्यान समझना, बप्पा रावल को गुहिल वंश का क्या कहा गया है? वास्तविक संस्थापक कहा गया है। इसी बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल ने जो राजधानी बनाया वो राजधानी बनाता है ये नागदा को। किसको बनाता है ये राजधानी? नागदा को। ध्यान समझना, इसने राजधानी किसको बनाया था? नागदा को। एक बार इसको अपन रिपीट करते हैं, फिर आगे देखते हैं बप्पा रावल के बारे में आगे बात करेंगे। ध्यान समझना, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। मेवाड़ का इतिहास उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र को अपने क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। नाम था शिवी जनपद। शिवी जनपद से इसकी राजधानी की बात करें शिवी जनपद की तो माध्यमिक चित्तौड़गढ़ है। शिवी जनपद से जो नाम हो गया उसका नाम है प्रागवाड़। प्रागवाड़ से क्या हुआ? मेदपाटन। मेदपाटन से क्या हुआ? मेवाड़। और मेवाड़ पर सर्वप्रथम अधिकार किसका है दोस्तों? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का एक वंशज था चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य। इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं, आकृति इसकी कैसी है? मीनाकार है, गिरी दुर्ग है, पहाड़ों से गिरा हुआ है। निर्माण चित्रांगद मौर्य। चित्रांग मौर्य तो करवाता है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, और चित्रांगद मौर्य किसके अनुसार? कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। निर्माण कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। चित्रकूट तो पहाड़ी पे स्थित है, मैसा के पठार पर स्थित है। मैसा के पठार की ऊंचाई 616 मीटर है। गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। संत रैदास की छतरी यहीं पे है। तुलजा भवानी का मंदिर यहीं पे है। साक्य तीन यहीं पे है। नवलखा बुर्ज यहीं पे है। नवलखा भंडार यहीं पे है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। बहुत सारी बातें हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, वो करेंगे। इसके बाद मैंने बताया इधर से चित्रांगद मौर्य का वंशज कौन है? मानमोरी। इधर मैंने आपको बताया था 566 ईस्वी में गोहिलादित्य नामक व्यक्ति ने गोहिल वंश की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। तो गोहिल वंश का संस्थापक कौन है? गोहिलादित्य। गोहिलादित्य के पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्पावती। फिर मैंने आप लोगों को बताया गोहिलादित्य का एक वंशज था कालभोज। इस कालभोज के पिता का नाम था नागादित्य। कालभोज जो था हारित ऋषि का शिष्य था और क्या चराता था दोस्तों? गाय चराता था। इसको एक उपाधि प्राप्त है बप्पा की। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि इसको उपाधि जो है कालभोज, नाम इसका बप्पा रावल था, तो इसको उपाधि कालभोज या काल शोक की मानी गई है, जो काल को जीतने वाला। ठीक है, इसके बाद में इसको उपाधि है बप्पा रावल। बप्पा की तो नाम हो गया बप्पा रावल। इसने 734 में आक्रमण किया। किसके ऊपर है? मानमोरी के ऊपर है, और आक्रमण करके इसको पराजित कर दिया। इस बात की जानकारी किससे मिलती है? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मिलती है। अब जब इसको पराजित कर दिया तो इसने क्या कर दिया? गोहिल वंश की स्थायी रूप से क्या कर दी? स्थापना कर दी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। आगे बात करते हैं, बप्पा रावल ने राजधानी बनाया था किसको? नागदा को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा बप्पा रावल और बचा है उसको देखते हैं। आगे बात करते हैं बप्पा रावल की, तो ध्यान समझना। बप्पा रावल, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलाशपुरी कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया तथा नागदा उदयपुर में, नागदा उदयपुर में सहस्त्रबाहु, या इसी को कहते हैं सास बहु, सहस्त्रबाहु या सास बहु के मंदिर का निर्माण करवाया। ये दो मंदिर बनवाता है, ये जो दोनों मंदिर आपके सामने हैं। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया था? कैलाशपुरी उदयपुर में। और नागदा उदयपुर में यह है सहस्त्रबाहु या सास बहु के मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। बप्पा रावल के सिक्के मिलते हैं, और सिक्के मिलते हैं सोने व तांबे के, सोने व तांबे के। और जो सोने के सिक्के हैं उनका वजन जो है वो बताया गया है 115 ग्रेन का। इनका जो वजन बताया गया है इंपॉर्टेंट है, वो कितना बताया गया है? 115 ग्रेन का। इसके अलावा बप्पा रावल की जो समाधि है वो भी कहाँ पे? आपके नागदा में। बप्पा रावल की जो समाधि है वो भी कहाँ पे है दोस्तों? आपके नागदा में। तो बप्पा रावल की बात करते हैं, इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया है, तथा इसके अलावा नागदा उदयपुर में सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु का मंदिर है, और उसी का अपभ्रंश होकर क्या हो गया? सास बहु के मंदिर का निर्माण करवाया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन ये कि सास बहु का मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, तो नागदा उदयपुर। इसने सिक्के भी चलाए थे, सोने और तांबे के सिक्के भी मिले हैं इसके।
आपके नागदा के अंदर, और जो सोने के सिक्के हैं उनका जो वजन बताया जा रहा है वो 115 ग्रेन है, और इनकी जो समाधि है वो आपके नागदा में है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी अपन ने देखा है, तो अपन इसकी बात करते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करना। आज अपन ने मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ किया है, बप्पा रावल तक अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो आगे के जो राजा हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।